दिनों हम और आप जानते हैं कि बीजेपी और आरएसएस द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है कि जो देश के संविधान की प्रस्तावना है इसमें जो सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हैं इनको हटाया जाए। इसे लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के दिल्ली स्थित सरकारी निवास पर एक बैठक होती है। तो वहाँ आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय बोस बोले, वो एक सवाल के साथ कहते हैं कि इंदिरा गांधी के समय जो आपातकाल लगा था उसी दौरान जो प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए थे सेकुलर और सोशलिस्ट, क्या उसे रखा रहना चाहिए? ये सवाल था, लेकिन एक स्वर में आगे फिर आवाज़ बुलंद होती है कि रिमूव, इसे हटा देना चाहिए। ठीक है जी। तो ऐसे में हम, ठीक है, प्रस्तावना आप सबने पढ़ी होगी, हम आगे आपको दिखा भी देंगे, इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन यहाँ हम जो अगर भारतीय जनता पार्टी का जब हम जो संविधान पढ़ते हैं तो वो भी एक समझने वाली बात है कि जिन शब्दों को लेकर ये आवाज़ उठा रहे हैं कि रिमूव, तो इनके अपने संविधान में क्या लिखा हुआ है वो भी हम आपको बता दें। आप भी सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का आप संविधान पढ़ लीजिए। तो कहना गलत ना होगा कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के संविधान एवं नियम की धारा 2 के उद्देश्य और साथ ही धारा 3 और 4 में उल्लेखित पार्टी के मूल दर्शन और निष्ठाओं के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी तथा भारत की प्रभुसत्ता, एकता अखंडता को कायम रखेगी। वहीं धारा 4 में पार्टी अपनी निष्ठा के अंतर्गत कहती है कि राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रीय एकात्मकता, लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक विषयों पर गांधीवादी दृष्टिकोण जिसमें शोषण मुक्त तथा समतायुक्त समाज की स्थापना हो सके, सकारात्मकता, पंथ निरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव मूल्यों पर आधारित राजनीति और आर्थिक तथा राजनीतिक विकेंद्रीकरण में पार्टी विश्वास रखती है। तो जब आप इसका संविधान पढ़ोगे तो आपको ये भाषा मिलेगी। अब सवाल ये है कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर, ये पार्टी के बातें हैं, ये जानते होंगे कितना होगा, लेकिन सर्वधर्म समभाव को भी अगर हम समझें तो वो कैसा है, इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से एक सुर उठता है, तो वो गाना याद आता है जो भीमसेन जोशी जी ने एक समय में गाया था, मिले मेरा सुर तुम्हारा तो सुर बने हमारा। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। मिले मेरा सुर तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ये पंक्तियाँ मैं क्यों आपसे साझा कर रहा हूँ कि एक दौर में भीमसेन जोशी साहब ने ये गीत गाया था और ये देश की अखंडता को प्रतिबिंबित करता था। खैर वो दौर दूसरा था। आज मैं जो पंक्तियाँ कह रहा हूँ ये क्यों माकूल हैं, हम वो बताते हैं। आप और हम जानते हैं कि किस तरह से 25 जून से जो अपना इमरजेंसी काल है, जो आपातकाल था, उसे बहुत कोसा जा रहा है, बहुत उसे कंडेम किया जा रहा है, बहुत उसकी आलोचना की जा रही है सरकार द्वारा। ठीक है जी, चलिए, हक है क्योंकि लोकतंत्र है तो जाता है, सब कुछ हो चुका हुआ है। अब इस पर एक प्रोग्राम नागपुर में भी हुआ, वो पिछले सप्ताह हुआ, तो 28 को खबर ये छपी थी। तो उसमें जो मंच पर जो साझा किया जिन्होंने, उनमें जो सीएम महाराष्ट्र हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, और जो सीजेआई साहब हैं हमारे, जो चीफ जस्टिस साहब बीआर गवई साहब, इन्होंने, और नितिन गडकरी जो यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने वो साझा किया। यहाँ पर है वो इनॉग्रल वो था फंक्शन, ये इनॉग्रेशन था उसका। ठीक है जी, वो ये तस्वीर वो है इनॉग्रल उसकी। तो यहाँ उसकी जो हेडलाइन छपी हुई है वो डिबेट हीट्स अप बट एपेक्स कोर्ट ऑलवेज अपहेल्ड प्रीएम्बल अमेंडमेंट। तो वहाँ जो बहस तीखी हो गई, किसको लेकर हुई, वो प्रीएम्बल में जो अमेंडमेंट 42वीं अमेंडमेंट हुई थी। आप जानते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो कुल अभी तक जो है 106 अमेंडमेंट हो चुकी है। तो 42वीं अमेंडमेंट को लेकर आज बहस चल रही है, क्योंकि एक तो ये कह रहे हैं कि काला दिवस था, वो काला अध्याय था, सब कुछ है। ठीक है जी, वो जो इनका हक है वो इनका हक है, ये कहेंगे। अब सवाल ये है कि इसमें क्या सही क्या गलत है, ये समझना है लोगों ने, हमने, वी दी पीपल। वो तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम स्टडी नहीं करते। खैर चलिए, अब ये कह रहे हैं कि ये तो बात रही, इन्होंने एपेक्स कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ये कहता है कि उसने जो अमेंडमेंट को सही ठहराया है। ठीक, अब दूसरी तरफ वो अपना तर्क रख रहे हैं। 29 जून को खबर छपती है
कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं जगदीप धनखड़ जी, ये भी इस बहस में कूद गए हैं। इन्होंने भी अपने शिरकत शामिल कर दी और इनकी जो वक्तव्य की हेडलाइन छपी है, जो इन्होंने अपना उद्गार व्यक्त किए हैं, तो उस पर वो उन्होंने कहा कि सेकुलर सोशलिस्ट इन प्रियम्बल सेक्रिलेज फेस्टरिंग वुंड वीपी, यानी वाइस प्रेसिडेंट। इनका मतलब ये है कि जो धर्मनिरपेक्षता और जो समाजवादी है, सो ये है, ये दो शब्द हैं, ये एक तो अपवित्र हैं, यानी ठीक है, और फेस्टरिंग वुंड ये नासूर हैं। अब ये नासूर हैं। अच्छा, इनके साथ सुर किनके मिल रहे हैं? वो मिल रहे हैं जी आपके हेमंत बिस्वा जी, जो आप जानते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ये आप जानते हैं असम के सीएम साहब हैं, और फडणवीस साहब ये महाराष्ट्र के हैं। इन्होंने ये क्या कह रहे हैं? सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, ये पाश्चात्य एक सोच है, ये हमारे से मैच ही नहीं करती। ओके जी, फिर आगे लिखते हैं प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स अ सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, ये संविधान की रूह को कह लो या उसके सार को प्रतिबिंबित करती है। बहुत ठीक बात है, सार को तो करती है। अब सवाल ये है कि ये पाश्चात्य अगर है, तो मैं ये कहूँ कि पाश्चात्य का हमने क्या क्या त्याग कर दिया? क्या हम धोती और वो कुर्ता, या एक समय में जिस तरह से कपड़ों का, तो मेरा ख्याल है गांधी के दौर में ही यहाँ देश में अभाव था, गांधी जी तो लंगोटी में चलते थे। ठीक है जी, पाश्चात्य का तो विरोध गांधी जी ने किया। चलो, अब जो धनखड़ साहब हैं, अब यहाँ पर एक बात समझने की है, प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, सवाल ये है कि ये देश का प्रतिनिधित्व करते हैं या किसी पार्टी विशेष का, किसी विशेष विचारधारा का? ये सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये देश के होते हैं, उपराष्ट्रपति देश के होते हैं, किसी विशेष विचारधारा के नहीं है। अब इन्होंने कह दिया कि ये नासूर हैं धर्मनिरपेक्षता, तो इस बात को, क्योंकि रिपोर्ट बड़ी लंबी है, हम उसको जो आगे फिर कभी मौका मिला तो उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि ये जो जिस प्रकार से दोहरी बातें की जाती हैं सामने लाकर, ये थोड़ा दुखद है। 42वीं अमेंडमेंट की बात करेंगे हम। 42वीं अमेंडमेंट, तो वो कितनी वाजिब, सिर्फ ये दो शब्द नहीं थे, और भी थे, और उसके बाद भी उसको थोड़ा चेंज भी किया गया। मैं आगे एक किताब कोट करूंगा, आगे वो बताऊंगा। लेकिन तो सनातन कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर मैं एक बार फिर खोल दूंगा आपको। सनातन नित्यता को कहते हैं, सतता को कहते हैं, जो सदा रहती है। वो प्राचीनता भी होती है, उसमें नित्यता भी है, नित्य नूतन भी होती है। मैं फिर कह रहा हूं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपको समझना होगा, वी दी पीपल, मैं अपने आप को बाहर नहीं कर रहा, तो सर्वधर्म संभाव को भी समझो। अब गांधीवादी दृष्टिकोण, कमाल हो गया सना। नाथूराम गोडसे को कैसे भूल जाएं? श्री गांधी जी की हत्या को हम कैसे भूल जाएं? वो किनके द्वारा हुई थी? ये मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहता। तो गांधीवादी दृष्टिकोण को भी ये मानेंगे, और सारी बातें यहां पर है। और आलोचना किसकी हो रही है? वो धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म, और ये अजीब सी बात है। तो ये इनका संविधान है जनाब, और देश का वो संविधान है 42वें। तो हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं इस वीडियो में। कहने सुनने को बहुत कुछ है, तीखी आलोचना, कड़वे शब्द, घटिया बातें, ये समझ में नहीं आती, विशेषकर मेरे जैसे व्यक्ति को। हम मोटी बात आपसे कर रहे हैं। मेरे पास एक किताब है, ठीक है जी, ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये है शिवानी किंकर चौबे, ये मैंने पहले भी कोट की है। इस पे मैं आपको आगे इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इस जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रस्तावना में अमेंडमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन की 42वें अमेंडमेंट के थ्रू जो हुई थी, उसमें क्या हुआ था, ये मैं इसके माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आप सुनिएगा उस चीज़ को। जैसा कि हमने पहले कहा कि हमारे पास एक किताब है, द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शिवानी किंकर चौबे की लिखी हुई है। इसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं, और इसी के बिना पर हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे कि 42 जो अमेंडमेंट है वो संवैधानिक रूप में क्या कहती है। तो ऐसे में एक जगह रेफरेंस मिलता है कि विश्व में कोई ऐसा कानून नहीं और ना ही कोई ऐसा संविधान है जिसमें कुछ लचीलापन ना हो। फिर भी प्रत्येक संविधान एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, लेकिन हर एक संविधान में कुछ लचीलापन भविष्य की संभावित जो स्थितियां होती हैं उसमें बदलाव की गुंजाइश रखता है और छोड़ी जाती है। यूँ कहिए, संवैधानिक बदलाव जो है वो जिसे कहते हैं कि संवैधानिक कार्य ही है, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट एक्शन कहते हैं या वर्किंग है, तो वो वही है।
आपातकाल के दौरान 5 बदलाव जो अनुच्छेद 38 से लेकर 42 तक ये पारित कर दिए गए थे, लेकिन इनमें से ज़्यादातर 1978 में जनता दल सरकार जब थी तो उनमें 44वें बदलाव के दौरान वो 30/4/79 यानी 79 में कुछ रद्द कर दिए गए थे और बाकी को वाजिब बदलाव के साथ रखा गया था। कुछ बदलावों को किसी प्रकार भी उन्होंने जैसे कह दिया छोड़ दिया गया या रख दिया गया एज इट इज़, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और देश की एकता और अखंडता जैसे जो उद्देश्य थे वो प्रस्तावना में रख दिए गए। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है, 77 में जो सरकार बनी थी जनता दल, उसमें जनसंघ था उस वक्त इस भारतीय जनता पार्टी का नाम, तो ये इसका हिस्सा थी सरकार का। अब सवाल ये है कि उसी बदलाव के द्वारा छोड़ दिया गया था, आज इनको बहुत दिक्कत आ रही है, ये सवाल हैं। तो नागरिकों की बुनियादी जो दायित्व, प्रतिरक्षा का विस्तार, निर्देशक सिद्धांत और ये सब प्रस्तावना में उन्होंने छोड़े और 14 से लेकर 19, 21 और 31C में उल्लेखित जो भी निर्देशक सिद्धांत थे उनका जिक्र है वो यथावत हैं। और इनमें जो यहाँ पर द 44th अमेंडमेंट मेड सम इनोवेशंस टू, इसमें भी कुछ नई जो है नवीनता जोड़ी गई, लाइक द शिफ्टिंग of the right to property from fundamental right part to a different one and allowing the president and the governor to return a ministerial advice once, a power that had been denied by the 42nd amendment. It is positive contribution was towards curtailing the provisions for preventive detention and restricting the emergency power of the president more than what obtained the original constitution. तो आपने ये देखा कि 42वीं अमेंडमेंट किस प्रकार हुई थी। तो समझना, मैं फिर कहूँ, आपको है, हमें है। ठीक है जी, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।